Hello everyone, very good evening and welcome back to our YouTube channel The Exam Cracker। NCERT क्लास 6 हिस्ट्री का 9th चैप्टर खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी चैप्टर 8 तक कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देखिए। तो चैप्टर को पढ़ेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोहे के औजार और खेती के बारे में जानेंगे। वैसे तो हमने चैप्टर 5 में ही पढ़ रखा है कि लोहे के औजार का प्रयोग वे करने लगे थे और खेती में भी वो काफ़ी विकसित हो गए थे। तो यहाँ पे दिया गया है कि लोहे का जो प्रयोग है वो आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन ये बन के आ सकता है आपका कि इस उपमहाद्वीप में लोहे का जो प्रयोग है वो लगभग कितने साल पहले शुरू हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखिए इसको। फिर है कि महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इसके बारे में हमने चैप्टर 5 में पढ़ा है। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। कितने वर्ष पहले? 2500 वर्ष पहले। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों का फाल शामिल है। अध्याय 6 में हमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि का जो उत्पादन था वो काफ़ी हद तक बढ़ गया था। यहाँ हमें गांव के बारे में जानकारी दी गई है कि गांव में कौन से लोग रहते थे, उनको क्या कहा जाता था, उनका काम किस तरह का होता था। तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलल्ला, साधारण हलवाहों को उनवार और भूमिहीन मजदूर दास को कैडेसियार और अधिमय कहते थे। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वो है कि तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी थे उनको क्या कहते थे, तो उनको वेलल्ला कहते थे। और फिर साधारण हलवाहों को उनवार कहा जाता था। भूमिहीन मजदूर और दास यानी कि स्लेव्स जो थे उनको कैडेसियार और अधिमाय कहते थे। तो इसको ध्यान में रखिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। यानी कि उनका जो पद था, ग्राम भोजक का जो पद था वो हेरिडिटल था, यानी कि वंशानुक्रम के अनुसार था। पिता के बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। ठीक है, यानी यह जो पद था वो अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें सौंप देते थे। तो उस टाइम जो राजा हुआ करते थे, किंग हुआ करते थे, वो जो ग्राम भोजक हर गांव में होते थे उनको कर वसूलने का काम भी वो सौंप देते थे। ये न्यायाधीश यानी कि जज का काम और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। तो इनके जो काम थे उसको भी ध्यान में रखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। आगे हमें बताया गया है कि ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। तो ग्राम भोजक के अलावा जो अन्य स्वतंत्र कृषक होते थे जिन पे किसी भी तरह की कोई भी पाबंदी दूसरों के द्वारा नहीं लगाई जाती थी, उनको क्या कहते थे? उनको गृहपति कहते थे। ये भी पता होना चाहिए आपको, ध्यान में रखिएगा। फिर है, इनमें ज़्यादातर छोटे किसानी होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको पूरा ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है इसमें। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है कि तमिल की जो प्राचीनतम रचनाएं हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको संगम साहित्य कहा जाता है। इसकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो रचना है वो लगभग 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। आगे हम बात करेंगे नगर यानी कि सिटीज के बारे में।
तो क्या कहती है कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व। तो यहाँ हमें बताया जा रहा है कि तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। जहाँ एक जातक कथा दी गई है, उसमें यह बताया गया है कि कैसे एक निर्धन धीरे धीरे धनी बन जाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसमें दी गई है, एक आगे भी दी गई है, तो इसके बारे में आप पढ़ लेना। वैसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो हम इसको स्किप करेंगे। तो यहाँ पे वो स्टोरी दी गई है, मैंने इसको पढ़ रखी है, वैसे मैं स्किप कर देती हूँ। आप जब पढ़ोगे तो इससे रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि घोड़े का जो व्यापारी था वो शहर में क्यों आया होगा। तो घोड़े के जो व्यापारी होते थे वो शहर में घोड़ा बेचने के लिए आते थे। फिर आगे कहा जा रहा है हमसे कि क्या महिलाएं कहानी में बताए व्यवसायों को अपना सकती थी। उत्तर के लिए कारण बताओ। तो महिलाएं जो थी उस टाइम वो कहानी में बताए गए व्यवसाय को नहीं अपना सकती थी, क्योंकि वे घरेलू कार्यों में ही व्यस्त रहती थी तथा घर से बाहर भी कम निकलती थी, यानी कि उनको अलाउड नहीं था उस टाइम कि वो घर से बाहर निकले। तो यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हो, यहाँ पे एक सांची की मूर्तिकला दर्शाई गई है। यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। आगे अगर हम बात करें तो अध्याय 6 में वर्णित अनेक शहरों महाजनपदों की राजधानी थी, जैसा कि हमने पढ़ा था, और इसमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलयकूप मिले हैं। ये वलयकूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वलयकूप लोगों के घरों में भी होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों का छप्पर बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए हैं। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें बेडी गाजा के बारे में जानकारी दी गई है। तो बेडी गाजा भारूच का यूनानी नाम है, उसकी कहानी यहाँ पे दी गई है। तो बेडी गाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वाले लोगों के लिए नाव चल पाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेडी गाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। यहाँ पे हमें डिटेल्स में ये समझाया जा रहा है कि उनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किस तरह का था। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इसमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल होते थे। तो बेरी गाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीज़ों की सूची बनाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात करते थे, यानी कि खरीदते थे वो। और फिर जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कर्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र आदि का निर्यात करते थे। फिर है ऐसी दो चीज़ें बताओ जिनका उपयोग हड़प्पा के युग में नहीं होता था। तो हड़प्पा काल में घोड़े और रागी, जो कि एक प्रकार का अनाज है, उसका प्रयोग नहीं किया जाता था। यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं उस समय के सिक्के यानी कि क्वाइंस के बारे में। तो पुरातत्वविद जो थे उनको इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका ये बन के आ सकता है कि सबसे पुराने जो सिक्के होते थे उसको क्या कहते थे। ये क्वेश्चन आपके सीटेट एंड अदर एग्जाम्स में आ चुका है, तो ध्यान में रखिए, उसको आहत सिक्के कहा जाता था, जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र आप नीचे देख सकते हो। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था, यानी कि वो पंच करके बनाते थे। यहाँ पे बात की जा रही है नगर, जो कि अनेक गतिविधियों के केंद्र हुआ करते थे। तो इसको देखेंगे, उदाहरण के लिए यहाँ पे मथुरा के बारे में बात की जा रही है। तो लगभग 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इसमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वाले लोगों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। आगे अगर हम यहाँ पे पढ़े तो लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। तो क्वेश्चन आपका ये पूछ सकता है कि कुषाणों की जो दूसरी राजधानी थी वो कौन थी।
तो वो मथुरा थी। या फिर ये भी पूछ सकता है कि मथुरा किसकी दूसरी राजधानी थी, तो कुषाणों की थी, ध्यान में रखें। फिर है मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। बात कर लेते हैं यहाँ पर शिल्प और शिल्पकार के बारे में। तो पूरा स्थलों से शिल्प के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं तथा ये प्रायः काले रंग के होते हैं और इनमें एक खास चमक होती है। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। क्वेश्चन आपका ये पूछ सकता है कि कपड़ों का जो उत्पादन होता था उसका प्रमुख केंद्र कौन था और उत्तर में कौन था और दक्षिण में कौन था। तो ध्यान रखिए, उत्तर में वाराणसी और फिर दक्षिण में जो कपड़ों के उत्पादन का केंद्र था वो था मदुरै। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम किया करते थे। आगे हम देखें तो अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। क्वेश्चन ये पूछ चुका है और ये पूछ भी सकता है आपसे कि श्रेणी किसको कहते थे। तो अनेक शिल्पकार जो थे और व्यापारी थे वो अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिनको श्रेणी कहा जाता था। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखें। फिर आगे बात की जा रही है कि शिल्पकारों की श्रेणियों को प्रशिक्षण देना काम था, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। जबकि व्यापारियों की जो श्रेणियां हुआ करती थी वे व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में भी काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा करते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। इससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। सूत कातने और बुनने के नियम, तो इसमें से जो कुछ इम्पोर्टेंट है वो हम देखते चलते हैं। तो ये जो नियम है वो अर्थशास्त्र के हैं। चैप्टर 8 में हमने देखा था कि अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया था। आपको ध्यान में होगा कि अर्थशास्त्र की जो रचयिता है वो चाणक्य या फिर आप कौटिल्य कह सकते हो या फिर विष्णुगुप्त कह सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसमें वर्णन किया गया है कि किसी भी प्रकार के विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिखुनियों, वृद्ध वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। फिर है इन्हें इनके काम की और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे अपने दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर माल तैयार कर भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं उन्हें अपना माल कारखाने तक तर के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस तरह के माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसके अंगूठे भी काटे जा सकते थे। ठीक है। फिर है उन महिलाओं की सूची बनाओ जिन्हें निरीक्षक नियुक्त कर सकता था। तो यहाँ हमने देखा कि वहाँ पे किस तरह की औरतें काम करती थी। फिर आगे है कि क्या काम करने के दौरान महिलाओं को मुश्किलें झेलनी पड़ती थी। तो बिल्कुल झेलनी पड़ती थी, यहाँ तक कि वो अगर सही टाइम पे अपना काम पूरा नहीं करती थी तो उनके जो अंगूठे थे वो भी काट लिए जाते थे। तो काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ती थी उनको। आगे हम देखेंगे अरिकामेडु के बारे में सूक्ष्म निरीक्षण। तो लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। क्वेश्चन आपका ये बन के आ सकता है कि अरिकामेडु क्या था। तो अरिकामेडु जो था वो एक पत्तन था। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं जिसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एम्फोरा क्या था। ठीक है, तो एम्फोरा एक तरह का जार था जिसमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे होते थे। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है।
तो अरिकामेडु क्या था, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर है एम्फोरा क्या था, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ध्यान में रखें, एम्फोरा जो था उसको पकड़ने के लिए दोनों तरफ से हत्थे लगे होते थे और वो एक जार टाइप का था जिसमें तेल या फिर शराब रखा जाता था, ऑयल और वाइन। ठीक है, तो ध्यान में रखें। फिर अरिकामेडु जो था वो एक पत्तन था। फिर आगे हम देखेंगे, ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिसका डिजाइन तो रोम का था किंतु वे यहीं बनाए गए थे। यहाँ से रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर हम एकदम कंफर्म होकर कह सकते हैं कि रोम के साथ उस समय भारत के संबंध थे। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हमारा। फिर यहाँ पे दिया गया है कि अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी इन्हें कहा जाता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि उस समय अन्यत्र क्या चल रहा था। तो यहाँ हमें रोम के बारे में जानकारी दी गई है। तो यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिम एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टस के और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर और महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल, जिन्हें एम्फी थिएटर कहते हैं, वो भी बनवाया। इसमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ीनुमा जगह होती थी। लोग यहाँ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियाँ तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु यानी कि एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानगारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। फिर है ये बड़े खुले रंगमंडल और जलवाही सेतु इतने दिनों तक कैसे बचे रहे। तो इन रंगमंडल और जलवाही सेतु का निर्माण करते समय उत्तम इंजीनियरिंग और वस्तुओं के प्रयोग का ध्यान रखा गया था, जो कि हर मौसमी परिवर्तन को सहने में पूर्णतः सक्षम थी, जिस कारण आज भी इनका अस्तित्व बचा हुआ है। इस चैप्टर में जो हमने इम्पोर्टेंट शब्द देखे वो है आपका लोहा, गांव, सिंचाई, संगम, नगर, वलयकूप, पत्तन और श्रेणी। अब इसके क्वेश्चन करते चलेंगे ताकि जो इम्पोर्टेंट हो उसका रिवीजन हो जाए। अगर आपने मेरे साथ चैप्टर को सही से पढ़ा होगा तो कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, आप आराम से इन सारे क्वेश्चंस को कर लोगे। क्वेश्चन 1 है, खाली जगहों को भरो। क है आपका, तमिल में बड़े भूस्वामी को डैश कहते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा वेलल्ला। तमिल में जो बड़े भूस्वामी होते थे उनको वेलल्ला कहा जाता था। ख में पूछ रहा है कि ग्राम भोजकों की जमीन पर प्रायः डैश द्वारा खेती की जाती थी। तो जो ग्राम भोजक थे उनकी ज़मीन जो होती थी, उनको काफ़ी सारी ज़मीनें होती थी उनकी, तो उनकी ज़मीनों पे खेती कौन करते थे, तो दास और मजदूर किया करते थे। फिर है ग में पूछ रहा है कि तमिल में हलवाहे को क्या कहते थे। तो हलवाहे को वो लोग उनवार कहते थे। फिर घ है, अधिकांश गृहपति डैश भूस्वामी होते थे। तो अधिकांश जो गृहपति होते थे वो स्वतंत्र और छोटे भूस्वामी हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि ग्राम भोजकों के काम बताओ, वे शक्तिशाली क्यों थे। तो ग्राम भोजक के जो पद थे उसमें गांव का सबसे बड़ा जो भूस्वामी होता था, जिनके पास काफ़ी सारी ज़मीनें होती थी, वो बैठते थे। तो इनकी ज़मीन पर दास दासी काम करते थे और काफ़ी प्रभावशाली होने के कारण राजा इन पर कर वसूलने का काम भी सौंपा करते थे। ठीक है, और ये जो है वो कभी कभी न्यायाधीश यानी कि जज का काम भी कर लेते थे और पुलिस का काम भी ये कभी कभी कर लिया करते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है हमसे कि गांवों तथा शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनाओ। तो बढ़ई, बुनकर, कुम्हार, सुनार, मूर्तिकार, शिल्पकार गांव तथा शहर दोनों में रहा करते थे। तो इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं हम उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, लगभग 3000 साल पहले। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर
आहत सिक्के कब बनने लगे थे? तो करीब 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत कब हुई थी? तो लगभग 2300 साल पहले। फिर है अरिकामेडो का जो पत्तन है वो कब बना था? तो करीब 2200 तथा 1900 साल पहले। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पूछ रहा है कि सही जवाब ढूंढो। वलय कूप का उपयोग क्यों किया जाता था? फर्स्ट है नहाने के लिए, सेकंड कपड़े धोने के लिए, थर्ड सिंचाई के लिए एंड फोर्थ जल निकास के लिए किया जाता था। तो वलय कूप का जो यूज़ था वो जल निकास के लिए किया जाता था। फिर ख है आपका आहत सिक्के किस चीज़ के बने होते थे? चांदी, सोना, टीन, हाथी दांत के बने होते थे। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताने हैं कि आहत सिक्के जो थे वो किस चीज़ के बने होते थे। तो वो सोने के भी बनते थे, लेकिन ज़्यादातर जो आहत सिक्के होते थे वो चांदी के बने होते थे। फिर ग देखेंगे, मथुरा क्यों महत्वपूर्ण है? गांव के लिए, पतन के कारण, धार्मिक केंद्र होने के कारण या फिर जंगल क्षेत्र था इसलिए? तो मथुरा जो है वो धार्मिक केंद्र होने के कारण महत्वपूर्ण है। घ है आपका श्रेणी किसको कहते थे? फर्स्ट है शासकों, सेकंड शिल्पकारों, थर्ड कृषकों एंड फोर्थ पशुपालकों के संघ को। घ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि शिल्पकारों का जो संघ होता था, व्यापारियों और शिल्पकारों के संघ को श्रेणी कहते थे। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।